जय हिंद। CSK अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग जो इसके पहले जो वीडियो आप लोगों को मिला था वह कौन था? साइंस का सेट एक था। मैं बोला था साइंस का 5 को सेट आपको सब्जेक्टिव मिलेगा और 5 को ऑब्जेक्टिव। तो फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव पर चल रहे थे और सबको एनालिसिस कर रहे थे। अगर आप सेट एक नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। पूरा क्या है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस का। तो जो थंबनेल है, जो भी आपको मैटर है, सब सेम है। बस क्या बदला है, अगर बदला है तो उसका नाम है सेट, अगर बदला है तो उसका नाम है सेट। ठीक है, तो सेट जो है हमारा बदला हुआ है, बाकी सब सेम है। कैसे कैसे क्या होने वाला है, यूट्यूब पे पहली बार 25 क्वेश्चन देखिए और 100 का मजा लीजिए। सेट नंबर 2 है, पढ़ाई से ग्रसित बच्चे सब इसको वीडियो को देखें। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में उड़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मियाज हरियर हो जाएगा। क्लास 10 है और यहाँ पे विज्ञान है जिसको साइंस कहते हैं। अब 100% यहीं से सब प्रश्न आएगा। बात सही बात है, सही बात। आइए शुरू करते हैं दोस्त। तो पहला वीडियो भी देखे हैं आप, एकदम लाजवाब है। उसी तरह ये भी लाजवाब है। हर क्वेश्चन को एनालिसिस मिलेगा आपको। एनालिसिस में खूब ध्यान से देखिएगा, मैटर कैसे कैसे मैटर है हमारा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो इसका फोकस दूरी कितना होगा? दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। r बराबर 20 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी f ज्ञात करना है। f बराबर सूत्र होता है r/2। तो f बराबर r का मान कितना है? 20/2 कटेगा तो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा, ए में दिया है 10, बी में 40 नहीं होगा, सी में वक्रता त्रिज्या है दिया हुआ है कितना? 20 और इसका फोकस दूरी सी में कितना है? 10। अब सेंटीमीटर यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्या है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से क्या होता है? यह बराबर r/2। वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी से दुगुना होता है, फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या दुगुना होता है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। तो सेंटीमीटर में हमको देखना है तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। यह मीटर में है, सेंटीमीटर में हमको देखना है तो सेंटीमीटर में हमारा यही होगा। अब इसमें संबंध देख लीजिए, F बराबर r/2 एक संबंध है। इसका मतलब हुआ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है? आधी, या r बराबर होता है 2f। इसका अर्थ हुआ वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होता है? दुगुना होता है। यह संबंध आता है एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। तो ऐसे पूछेगा तभी कीजिए, ऐसे पूछेगा तभी कीजिए, ऐसे पूछेगा तभी कीजिएगा। कभी कभी पूछता है किसी दर्पण के एफ और आर में क्या संबंध है, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। वक्रता त्रिज्या यहाँ पे क्या है? वक्रता त्रिज्या है, इसका आधा कर दिया है, फोकस दूरी हो गया। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुना होता है। तो वक्रता त्रिज्या एफ में 2 से गुना किया है, एफ क्या है? फोकस दूरी। तो इसको हम समझ गए। आगे चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो कैसा का मतलब होता है कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक है कैसा बनेगा। कैसा का मतलब होता है बड़ा या बराबर या छोटा, इसका मतलब हुआ कैसा। फिर प्राकृतिक पूछे, ये कैसा का अर्थ हुआ कहाँ बनेगा। अगर कहाँ पूछे तो आप एफ पर बता सकते हो, सी पे बता सकते हो, सी एफ के बीच बता सकते हो, वस्तु के बराबर जो भी हो। उसके बाद उसका प्राकृतिक पूछे तो प्राकृतिक मतलब होता है वास्तविक, उल्टा या काल्पनिक, सीधा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा बनेगा तो आपका यह अर्थ हुआ, कहां बनेगा तो आपका यह अर्थ हुआ, कहां? सी पर, सी एफ के बीच, अनंत पर, ठीक है ना।
और एफ और पी के बीच, एफ पर, ये सब हो गया। उसके बाद है उसका प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति का मतलब होता है उल्टा हुआ कि सीधा हुआ। उल्टा होगा तो वास्तविक बनेगा, सीधा होगा तो काल्पनिक या आभासी बनेगा। तो कैसा का मतलब क्या होगा, तो इसमें देखिए तो बड़ा बराबर छोटा कौन है, इसमें वस्तु के बराबर, सी सही हो जाएगा। कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनी, ठीक बनू। तो कहाँ बनेगा पूछा जाएगा तो ये मारिएगा, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। कैसा बनेगा, तो वास्तविक उल्टा बनेगा। अगर कैसा पूछे तो कैसा बनेगा तो हो गया। उसका प्रकृति क्या होगा, प्राकृतिक तो वास्तविक उल्टा, प्राकृतिक वास्तविक उल्टा। यानी कि एक क्वेश्चन से क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी होता है। अभी क्वेश्चन आ जाएगा ना ऐसे एग्जाम में, फट दे बच्चा सी पे ए पे मार के चला जाएगा, बे वस्तु को जब सी पे रखते हैं तो सी पे प्रतिबिंब बनेला ना, मैं हम जानते नहीं, हम पढ़ ले बनी। अरे बाबू तो यही तो मेन टॉपिक है कि वस्तु पर सी मतलब वक्रता केंद्र रखेंगे तो कैसा बनेगा, तो वस्तु के बराबर। कहाँ बनेगा, तो सी पर। उसकी प्रकृति कैसे होगी, तो उल्टा। उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। और अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब भी बनता है। चलिए इसको थोड़ा सा और देख लीजिए। यह अवतल दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे ना तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब अनंत पर रखा जाएगा प्रतिबिंब इन्हें भागना शुरू करेगा, तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा एफ और सी के बीच। अब वस्तु को जब सी पे रखा जाए तो सी पे बनेगा। वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाए, ये 1 नंबर स्टॉप हो गई, 2 नंबर 3 नंबर सी पर रखा जाए तो सी पर बनी। चौथा नंबर भी आप देख लीजिए, चौथा नंबर में यदि वस्तु को सी और कहाँ के बीच, सी पे रखा, सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच। और वस्तु को पुनः एफ पर रखेंगे, पांचवा में एफ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अब पुनः छठा है वस्तु को एफ और पी के बीच रखेंगे, पी के बीच, तो प्रतिबिंब सीधा हो जाएगा दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा। तो इसको भी देख लीजिए कहाँ कहाँ रखेंगे तो कहाँ कहाँ बनेगा। सब्जेक्टिव में बताएंगे भी, फिर ऑब्जेक्टिव में आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है अवतल, बी में है उत्तल, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। किस लेंस में, लेंस की बात आ रही है तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब इसमें बनता है। कौन हमेशा छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो अवतल लेंस में। किस लेंस में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में सभी प्रकार के, मतलब छोटा बड़ा उल्टा सीधा, इसमें हमेशा क्या बनता है, छोटा। लेंस पढ़ रहे हैं तो दर्पण से उल्टा लेंस होता है। अब लेंस में दर्पण में अंतर देख लीजिए क्या है। यह हो गया दर्पण, कहने का अर्थ हुआ यह हो गया दर्पण, इसमें प्रकाश सिर्फ एक ही ओर से आएगा। और यह हो गया लेंस, यहां से भी प्रकाश आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। यह हो गया लेंस, यहां से भी प्रकाश आ सकता है, यहां से भी। यानी कि दर्पण में एक सतह होता है, सिर्फ एक ओर से प्रकाश जाएगा, और एक ओर से पेंट होता है जिसको हम कलई कहते हैं या पॉलिश कहते हैं। इसीलिए दर्पण का डिफिनेशन होता है पॉलिश की गई वह चमकीली सतह जिससे प्रकाश का प्रवर्तन होता है, सो हम दर्पण कहते हैं। जैसे हमने के घरों में शीशा लगा रहला, एक ओर से पेंट रहता है ना, तब वही थुथुनवा दिखता है, सब नहीं तो दिखेगा, नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है ना। और लेंस में ऐसा नहीं होता है, लेंस होता है चश्मा। बाबू हेत्र देखो चाहे हेत्र देखो, 2 गो लौकी तो 2 गो लौकी, 4 गो दिखेगा तो 4 गो दिखेगा। ठीक है, तो एक चीज याद कर लीजिए, दर्पण में एक सतह होता है, सिर्फ एक ओर से प्रकाश जा सकता है। लेंस में 2, लेंस में 2, दोनों ओर से प्रकाश आर पार हो सकता है, होता भी है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। ए में है 7, बी में है 1, सी में है 3 और डी है इनमें से सभी। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, ए सही हो जाएगा।
7 रंग जिसका नाम है बैजानीह पीनाला। 1 2 3 4 5 6 7। बै से होता है बैगनी, जा से होता है जामुनी, नी से होता है नीला, ह से होता है हरा, प से होता है पीला, ना से होता है नारंगी, अल्लाह से होता है लाल। तो श्वेत प्रकाश जब 7 रंगों का मिश्रण होता है तो उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। बैजानीह पीनाला, यहाँ पे पी दे दीजिए, कहाँ के खींचेगा, पीनाला, पीला भी हो गया। 7 रंग इसको याद कर लीजिएगा, बैजानीह पीनाला, ठीक है। यही कारण है कि देखिए, खूब ध्यान से देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमारे आंख से दूर होता है तो लाल दिखाई देता है, और दोपहर के समय सूर्य हमारे आंखों से नज़दीक हो जाता है, मतलब नज़दीक का मतलब मुड़िया पड़ना, सवेरे शाम का अपेक्षा थोड़ा सा नज़दीक हो जाता है, तो 7 रंग के प्रकाश किरण हमारे आंखों तक पहुंचता है। इसीलिए दोपहरिया के समय में सूर्य उजला दिखाई देता है। जब 7 को रंग मिलता है तो उजला बन जाता है। अब एग्जाम में पूछेगा श्वेत प्रकाश, यहाँ पे श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा श्वेत वर्णक में कितने रंग होता है। तो जब रंग का दूसरा नाम है वर्णक, श्वेत वर्णक जो होता है उसमें कितना रंग होता है या कितना होता है। तो श्वेत वर्णक जैसे पूछे तो आप रंग वर्णक में विशेष अंतर मत समझिएगा, क्वेश्चन वही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। बैजानीह पीनाला, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो 7। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूर से दिखाई देने वाले प्रकाश रंग कौन सा है। ऑप्शन ए लाल, बी में है बैगनी, सी में है सफेद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दूर से वही रंग दिखाई देगा जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा और उसका प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य अधिक होगा और फैलाव कम होगा। तो दूर से दिखाने वाला रंग जो है उसको होता है लाल। यह खातरा रंग एकरा के बोल जाला। कहाँ है, दूर से लौकेला, इसलिए ट्रेन व्रेन में देखिएगा लाल और दूर से लगाया जाता है कि आसानी से दिख जाए और ड्राइवर वहाँ पे ब्रेक लगा दे। बैगनी रंग का फैलाव ज़्यादा होता है, ये फैल जाता है ज़्यादा। बैगनी रंग को जब बारिएगा ना तो जल्दी फैल जाएगा, तो जो फैल जाएगा वो दूर नहीं जाएगा। जैसे आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पानी गिराइए तो चारों तरफ फैलेगा, पानी चारों तरफ फैलेगा तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे पाइप है, पानी यहाँ गिराइएगा तो बहुत दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका लिमिट एरिया है। तो बैगनी फैलाव ज़्यादा होता है, झुकाव ज़्यादा होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण फैलाव कम होता है। कितना तरंग दैर्घ्य, कितना 7900 एंगस्ट्रम होता है। सबसे ज़्यादा सभी रंगों में सबसे ज़्यादा रेड का होता है सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसका दूर से दिखाई दे देता है, इसलिए खतरा का रंग भी कहते हैं। बैगनी का सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ऑप्शन ए नाइक्रोम, बी में है टंगस्टन, सी में है एल्युमिनियम और डी है इनमें से कोई नहीं। विद्युत बल्ब जो हम लोग बल्ब बांटते हैं रेड वाला, पीआर का लाल का नहीं बढ़ता है, वो बल्ब बड़ा गरमा जाता है, उसका टंगस्टन अंदर वाला जो पत्ती का तारवा होता है किसका बना होता है, फिलामेंट वा, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका, तो बी आंसर सही हो जाएगा। अब प्रश्न आता है नाइक्रोम क्या है। देखिए इसका प्रयोग हीटर में किया जाता है। हीटर गर्मी के दिन में यूज नहीं होता है, ठंडी में होला। इसका उपयोग कहाँ होता है, हीटर में, एल्युमिनियम बर्तन बनाने में और इलेक्ट्रिक ले जाने में, इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम के तार, इसका प्रयोग बर्तन में और तार वायर बनाने में, बिजली का वायर जो होता है ना उसको में किया जाता है। तो नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चुंबकीय सजातीय ध्रुव में क्या होता है। ऑप्शन ए आकर्षण, विकर्षण, ए और बी दोनों, डी में कोई नहीं। देखिए चुंबकीय सजातीय ध्रुव, तो चुंबकीय हम एक चुंबक बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा चुंबक हो गया, ये हो गया एन, ये हो गया एस। एक और चुंबक बना लिए,
ये हो गया एन, ये हो गया एस। तो एन एन को साटेंगे ना, ऐसे ले आके साटेंगे तो ये नहीं सटेगा। एस एस को साटेंगे तो ये नहीं सटेगा, लेकिन इसको अगर साटेंगे तो सट जाएगा। यानी कि सजातीय मतलब होता है समान, एक समान। तो एक समान एन एन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो एन एन एक समान है, सजातीय मतलब होता है समान। एस एस एक समान है, तो एन एन को साटेंगे तो नहीं सटेगा, एस एस को साटेंगे तो नहीं सटेगा। लेकिन जब एन को एस से साटेंगे तो सट जाएगा, और इस एस को इससे साटेंगे तो क्या हो जाएगा, सट जाएगा। यानी कि चुंबक के सजातीय ध्रुव जब नहीं सटेगा तो क्या होगा, विकर्षण हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। आकर्षण कब होगा, सटने का मतलब होता है आकर्षण। तो कब होता है, जब इसका नॉर्थ और इसका साउथ सटाइएगा तो सट जाएगा, तो ये आकर्षण होगा। अपने तरफ खींचना आकर्षण, अपने से दूर भगाना प्रतिकर्षण या विकर्षण या अलगाव भी कहा जाता है। चलिए मजा आ रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे दोस्त 8 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। ऑप्शन ए डायनेमो, विद्युत मोटर, ए और बी दोनों, डी में है, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसी को, इसका नाम है डायनेमो, जिसको हम कहते हैं जेनरेटर। और यह जो होता है इसका सीधे उल्टा करता है, यह विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक में बदलता है। इसका काम होता है विद्युत से यांत्रिक में बदलना। और क्वेश्चन एग्जाम में यही वो करता है, डायनेमो या जनरेटर का सचित्र वर्णन करें। तो जब हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें पुनः इसको लिखाएंगे, जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उसको पुनः क्या करेंगे, लिखाएंगे। जनरेटर करता क्या है दोस्त, तो जनरेटर इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, बिजली उत्पन्न करता है, जिससे हम घर में पंखा चलाते हैं, बल्ब बारते हैं, आयरन चला यूज करते हैं। मोटर क्या काम करता है, मोटर का यही काम होता है सप्लाई करना। तो मोटर से अधिकतर लोग मोटर छोट ले लेते हैं और पानी टंकी में चढ़ाते हैं, मोटर से खेतों में पानी पटाते हैं। तो इसको आप लोग खूब ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास कौन अभिक्रिया में होता है। चलिए बोलिए तो इसको क्या कौन होगा, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास मतलब होता है कम। तो इस किस में होता है, ऑप्शन ए है अपचयन, बी है उपचयन, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो होगा ऑक्सीजन का योग, तो ये हो जाएगा हमारा उपचयन अभिक्रिया। लेकिन इसको जब हम उल्टा करेंगे, ऑक्सीजन का योग है तो ऑक्सीजन को ह्रास कर देंगे और हाइड्रोजन का योग कर देंगे तो वह हो जाएगा अपचयन हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 10, चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा जाता है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी सल्फर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चिप्स के थैली, चिप्स को हम जो खाते हैं वह चिप्स, हम जो खाते हैं वह चिप्स, उसकी बात हो रही है। तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें भरी जाती है N2 गैस, नाइट्रोजन। इसमें नहीं दिया है, जो डी आंसर सही हो जाएगा। ऑक्सीजन भरे भी ना करी, गीला हो जाए, मेहरा आ जाए। सल्फर नहीं होगा, सल्फर गैसे ना हो, और ए और बी हुक्मे नहीं करेगा। तो कौन होगा, N2, डी इसमें सही होगा। कोई नहीं, N2 गैस, चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि अधिक दिन तो क्या रहे, सुरक्षित रहे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं हम लोग। दूध से दही बनाने में कौन सी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए अपचयन, उत्सर्जन, किण्वन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दूध से जब दही बनता है तो इसमें से कौन अभिक्रिया होती है, किसके चलते बनता है। तो अपचयन उत्सर्जन होता नहीं, किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनता है। किण्वन मतलब क्या होता है, कीड़ा बनाता है। दूध से दही किसके चलते बनता है, किण्वन। अपचयन तो हो गया था उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है, शरीर से किसी प्रकार के
अपशिष्ट पदार्थ को निकलना उत्सर्जन कहलाता है। शरीर में उत्सर्जन तंत्र क्या होता है बाबू? नेफ्रॉन होता है मानव शरीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर में धातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, बी में है क्षारीय, सी में है उभयधर्मी, डी में है उदासीन। तो क्षारीय होता है। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय हो गया। अब प्रश्न आता है अधातु क्या होगा? तो यह हो जाएगा अम्लीय। इसका पीएच मान 7 से कम, इसका पीएच मान जो हो जाएगा 7 से कम, ये हो जाएगा 7 से अधिक, ये हो जाएगा 7 उदासीन। उभयधर्मी मतलब जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण हो गए, उभयधर्मी होता है। तो यहाँ पे धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह हमारे क्षारीय होते हैं, इसको याद करना है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अधातु के अ से अधातु, अ से अम्लीय, इसको याद कर लीजिए। अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 13 है, खूब ध्यान से देखिएगा। यह क्या है? डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। प्रोपेन है, एथेन है, एल्काइन है, इनमें से कोई नहीं। तो यह देखिए प्रोपेन जो है प्रोप से बना है, तो इसमें 3 कार्बन होना चाहिए, ये नहीं होगा। एथेन यह एल्केन समूह से आता है, ये भी नहीं होगा, इसमें डबल बॉन्ड है। एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा क्या? इसका नाम है एथीन, इसका नाम है एथीन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में 2 गो बॉन्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं, वह समूह आता है एल्कीन, इसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और इसी से बनता है एथीन। इसका पहला सदस्य है एथीन जो है। एल्कीन का पहला सदस्य क्या है? यह वाला है, जिसका नाम क्या है? एथीन। यह क्या है? प्रोपेन का सूत्र जो हो जाएगा C3H 3 दूना 6 2 8। यह एल्केन समूह से आता है। एथेन का क्या हो जाएगा? C2H6। यह एल्केन समूह से आता है, जिसका सूत्र होता है CnH2n+2। यह होता है CnH2n। क्यों? क्योंकि यह एल्कीन से आता है। इसको समझ लिए कौन किसका होता है? एल्काइन का होता है, इसका समान सूत्र CnH2n-2। यह आता है एल्काइन से। एल्काइन तो है, लिखा भी किया है। इसका प्रथम सदस्य हो जाएगा एथाइन, एथाइन। अब एथाइन में ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच 3 गो बंद होगा, 3 गो। चलिए तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। निम्नलिखित में से निष्क्रिय तत्व कौन है? ऑप्शन ए के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम। बी मतलब हीलियम, एन मतलब सोडियम। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11। के मतलब 19, एच मतलब 2 हीलियम, ई होता है आयरन। आयरन इसका दूसरा नाम क्या है? लोहा। एफ ही मतलब आयरन या लोहा। इसका परमाणु संख्या है 26। यह जो है पोटेशियम प्रबल धातु है, अधिक क्रियाशील धातु है। यह हीलियम कथी कह रहा है? निम्नलिखित में से निष्क्रिय, यही हो जाएगा। यह भी जो हो जाएगा धातु है। कौन धातु? अधिक क्रियाशील धातु है। दोनों सबसे बेसी क्रियाशील धातु ये है, उसके बाद ये है। यह लोहा भी धातु है, लेकिन क्रियाशील कम है, ये दोनों की अपेक्षा कम है। हीलियम जो है यह निष्क्रिय है। निष्क्रिय का दूसरा नाम अक्रिय भी होता है। अक्रिय तत्व या निष्क्रिय तत्व, या किसी भी अभिक्रिया में जो भाग नहीं लेता उसे हम निष्क्रिय तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में इसका स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में 18वां समूह में रखा गया है। उसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। जेनॉन एगो होता है रेडॉन। इसका परमाणु संख्या होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, इसका होता है 86।
हेलन के पार्टी रब से फरियाद करे, इसी का ट्रिक होता है। अच्छा है ने आव करे जाऊ हमार, हे ने आव करे जाऊ और बाद से हमार निचवा आ जाए, यानी कि 18वां समूह में आता है। यह सब अक्रिय तत्व है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका 72वां कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है, इसीलिए ये झगड़ा करने में कहीं विश्वास नहीं रखता है। लेकिन हई बड़ा खतरनाक झगड़ालू है। फट दे एगो पोटेशियम, एगो दे देगा पोटेशियम धातु बन जाएगा, 18 बन जाएगा आर्गन इसके तरफ। हयो बड़ा खतरनाक बा, फट दे एगो दे दी, आ फट दे इसके तरफ बन जाएगा नियोन के तरफ, 10 दे देगा। तो जो अधिक क्रियाशील होता है ना, उसके 72वां कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन में होता है, वो धातु हो के चाहे अधातु हो के। ऐसे एगो रहला नु, एगो ना तो कम रहला ना तो एगो बेसी रहला। अभी चाहता है यह पोटेशियम चाहता है एगो किसी को दे दे और आर्गन की तरह अस्थायी हो जाए, इसीलिए बेचैन रहता है, पटाने के लिए बेचैन रहता है। ए ले लो। आ सबसे बेसी किसको पटाता है पता है? कोल्ड्रीन को पटाता है। ए कोल्ड्रीन कहाँ है? कोल्ड्रीन को एगो घटा रहता है। है कोल्ड्रीन का आओ ना ना हम सोडियम के साथ जाएंगे। तो कोल्ड्रीन का होता है Cl माइनस, इसका होता है कोल्ड्रीन का हो गया, यहाँ पे कोल्ड्रीन लिख देते हैं तो इसका Cl 17 और माइनस होता है तो कितना होता है 18। तो फट दे कोल्ड्रीन में कहता है हम किसी से चक्कर नहीं चलाएंगे, हमारा इधर है जाने मन। फट दे सोडियम से चक्कर चला लेता है और NaCl बना के नमक बना देता है। NaCl बना के पोटेशियम उसको पटाने की कोशिश करता है, लेकिन बुलाती है मगर जाने को नहीं। पहले ही से दाना कौन डाले रहता है? सोडियम। पोटेशियम से भी पट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन सोडियम बोलता है पहले मेरे साथ हमनी के जन प्यार बा, हमनी के प्यार ये 8वें क्लास से चला था, तो भाई पोटेशियम को लेना था 8वां चलता, छोड़ हम ना जाए। तो ऐसे ऐसे समस्या होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर, ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है? ए में 18, बी में 8, सी में 16, डी में 12। देखिए अणु भार ऑक्सीजन है O, परमाणु संख्या 6, संकेत होता है O। द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसका? 16। तो 16 है, इसमें हो जाएगा। अणु भार या अणु द्रव्यमान, अणु भार कितना हो जाएगा? 16। इसको याद रखिएगा। 18 पर आर्गन होता है, 8 पर ऑक्सीजन नहीं, 8 पे क्या होता है? ऑक्सीजन के कितना होता है? 8, 6 नहीं 8 होता है, सॉरी। इसका परमाणु संख्या 8 होता है और द्रव्यमान संख्या 16 होता है। 12 पर क्या होता है? मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, पहले हम 6 लिखे थे, इसलिए थोड़ा सा आप लोग अपने से 8 बना लीजिएगा, बाकी अगर नहीं बनाइएगा तो हम देखिए लिखिए देते हैं, कहाँ टेंशन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स, डोबेराइनर, मेंडलीव और डी में है इनमें से सभी। अष्टक नियम सारे गामा पा धा नी सा, जो केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड्स। तो डोबेराइनर कौन था? ई त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। त्रिक मतलब 3 गो नियम का। अब मेंडलीव कौन था? तो ये आवर्त सारणी के पापा था, एगो आवर्त सारणी दिया था, ठीक है। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, वो अष्टक सिद्धांत संगीत के स्वर से जोड़ा गया था। सारे गामा, देखिए कैसे हुआ था, सारे गामा पा धा नी सा। कहे का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7। एक अर्थ हुआ कि शुरुआत जहां से होता है ना वहीं अंत होता है। यानी कि ये बोले थे न्यूलैंड कि आवर्त सारणी में पहला और उसके 8वें तत्व का गुण मिलता जुलता है, जैसे संगीत का अक्षर होता है सा सा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां उसका तत्व क्या है? दोनों आपस में मिलता जुलता है। इस संगीत के तुलना किए थे, क्वेश्चन आता है संगीत के सारे गामा पा धा नी सा से तत्व का तुलना किसने ने किया था?
किसने किया था? तो नाम होगा न्यूलैंड्स महोदय ने, ठीक है, जिसको हम अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। सब्जेक्टिव आएगा तो कूट कूट के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? वसा, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो होता है रक्त में कौन लेके, इसको वाहक मतलब लेके जाना, कौन लेके जाता है ऑक्सीजन का? तो ऑक्सीजन का वाहक होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का वाहक यही होता है, हीमोग्लोबिन। देखिए होता क्या है, हम लोग हवा लेते हैं, हम लोग लेते हैं हवा, सांस लेते हैं ना, सांस में हम लोग हवा लेते हैं, और इस हवा में होता है O2। फेफड़ा जाने बाद O2 क्या किसको देता है? हीमोग्लोबिन को। O2 फेफड़ा देता है, हीमोग्लोबिन को नहीं देता है, रक्त को दे देता है। ये देता है, यह दे देता है रक्त को, और रक्त में महोदय होते हैं हीमोग्लोबिन। जैसे ऑक्सीजन रक्त में जाता है, हीमोग्लोबिन को रक्त से प्यार हो जाता है। किसको? हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजनवा से प्यार होता है, उसको जाता है कले से पकड़ लेता है, चलो। ऑक्सीजन वो कम खिलाड़ी नहीं है, उससे पट भी जाता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। कहाँ? अब जैसे जाता है तो हमारे शरीर कोशिकाओं के मिलकर बना है, पूरे शरीर में यह O2 को हीमोग्लोबिन लेके पहुंचाता, कहता है ऑक्सीजन ले आई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जैसे बोलता है, जिसे लोग ना कला, ए सब्जी ले आई, धनिया मरचा टमाटर हो, उसी तरह यह हीमोग्लोबिन कहता है अरे ऑक्सीजन ले आई, ऑक्सीजन। अब जैसे बोलता है ऑक्सीजन ले आई, मेरे दोस्त सभी कोशिका देखते हैं, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, इधर लाओ इधर लाओ। अब सब क्या करते हैं, ऑक्सीजनों को लेके और दे देते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, और बोलते हैं इसे ऊर्जा बनाओ। अब जब ऊर्जा वो बनाता है तो हमको ताकत मिलता है। तो समझ में आ गया, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। हम लोग सांस में क्या लेते हैं? हवा। हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ जाता है? रक्त में। कहाँ से? फेफड़ा से। और रक्त में कौन होता है? हीमोग्लोबिन। और यह शरीर में किसको ले आके देते हैं? कोशिका को। किसको ले आके देते हैं? कोशिका को। और कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यह ऊर्जा बनाता है जिसके कारण हमारे शरीर को ताकत मिलती है। हम लोग सांस लेना बंद कर देंगे तो शरीर को ताकत नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, मेरे दिल को चुराना, तो यहाँ पे धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में नहीं आना, मेरे जिंदगी को तबाह कर जाना। ठीक है, चलिए। तो अब प्रश्न आता है, हम लोग हवा लेते हैं, इस हवा कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से। वायुमंडल से। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायु माने होता है हवा, मंडल माने घर, हवा के घर को वायुमंडल कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन कितना % होता है? लगभग 21%, 20.89 कुछ होता है, तो 21% मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना % रहा है? 0.03%। यह होता है CO2, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको वायुमंडल में सबसे बेसी होला कथी, तो उसका नाम है N2। N2 मतलब नाइट्रोजन। कितना %? 78%। इसको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पटक पटक एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग लगभग 15-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं, इसलिए इसको जितने प्रेम से देखिएगा उतने प्रेम से समझ में आएगा, और उतने प्रेम से एग्जाम में क्वेश्चन आपको अच्छा से बन जाएगा, नंबर भी अच्छा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पौधे में श्वसन होता है, जड़ में ना, पतिया में जी, पौधे के तना में ना, फल में ना। सांस, अब प्रश्न आता है भगवान, पौधे भी सांस लेता है तो श्वसन नहीं करेगा? श्वसन नहीं करेगा, उत्सर्जन नहीं करेगा, पोषण नहीं करेगा, तो फिर जब ही करबे नहीं करेगा तो निर्जीव नहीं हो जाएगा? देखिए बाबू, हाई कॉपिया बानू, इना श्वसन करेला, आप पौधे जनन भी करता है, तभी ना उसका पीढ़िया बढ़ते रहता है। अंतर यही है, कभी लैंगिक कभी अलैंगिक। हाई कॉपिया
एक ना भात से मतलब है, ना दाल से मतलब है, ना चीनी से मतलब है, ना चोखा से मतलब है, ना हवा से मतलब है, ना धोखा से मतलब है। इसका ना दिल टूटेगा ना दिल टूटेगा। दिल किसका टूटता है? जो वीडियो देख रहा है उसका टूटता है, जो नहीं देख रहा है उसको टूटता है। कौन? तो जो सजीव होगा उसी को ना प्रॉब्लम होगा। इसको क्या इसका होता है? कॉपी को हम बोलेंगे आज के बाद तो हवा पानी बंद, इसको इसका क्या बिगड़ लीजिएगा आप। लेकिन पौधे को हवा पानी बंद, जंतुओं का हवा पानी बंद, तो उसका क्या बिगाड़ लीजिएगा? अक्का छोड़िएगा, सब तो बिगड़ ही जाएगा उसका। पौधे का हवा पानी बंद मतलब सब बिगड़ गया। आप छोड़ क्या रहे हैं? कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। तो जब कुछ नहीं छोड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम में हो जाएगी। तो समझ में आ गया। फल तो हम लोग खाते हैं, ठूस लेते हैं। जड़ क्या होता है? पकड़ा रहता है, पत्ती से श्वसन होता है। और तना क्या होता है? वो देह होता है। जैसे हम लोग का देह है, तना हो गया वो। क्वेश्चन नंबर 19, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग, मधुमेह, एड्स, एनीमिया। देखिए सबसे पहले आयोडीन के कमी से जो रोग होला उसका नाम है घेंघा। तो घेंघा होला घेंघ पर, घेंघ मने होला गाला। काहे होला? देखिए गला में होता है, जो गला होता है उसमें थायराइड ग्रंथि होता है, उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। और आयोडीन के कमी से हार्मोन बंद हो जाता है, नहीं निकलता है। वह तब नहीं निकलता है तो गाला में सूजन आती है, गलवा फूल जाता है, जिसको हम घेंघा रोग कहते हैं। हमारा गला होता है, यहाँ पे कौन ग्रंथि है? थायराइड। इसमें से कौन हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। और वह थायरॉक्सिन हार्मोन किसके कारण निकलती है? आयोडीन के कारण। अगर हम लंबे समय 2 साल 10 साल 20 साल तक आयोडीन का ग्रहण नहीं करें, नमक में आयोडीन किस में मिलता है बाबू? आयोडीन नमक में मिलता है, नमक में मिलता है। NaCl नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। नमक का सूत्र NaCl और इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो गला में थायराइड ग्रंथि, उसमें थायरॉक्सिन निकलता है। किसके कारण निकलता है? आयोडीन कारण। यही जब नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, गला फूल जाएगा, सूज जाएगा, ओकरे कहल घेंघा रोग। अब प्रश्न आ गया तो मधुमेह क्या होता है? इंसुलिन के कमी से होता है। ये किसके कारण होता है? देखिए मधुमेह रोग इंसुलिन के कमी के कारण होता है। एड्स रोग जन बा एने ओने कूदला के चलते होला। जब कोई लड़का लड़की या कोई जेंट्स नर मादा ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर लगते हैं जनन प्रजनन करने, तो जाके ही रोगवा होता है जिसका नाम है एड्स। एनीमिया रोग जो होता है यह खून में हीमोग्लोबिन के कमी कारण होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन या कहीं कहीं देता है ब्लड के कमी कारण। जब ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया रोग होगा। सीधा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बस इसको समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच के रहिए बाबू। आप ऐसे वैसे के साथ सटिएगा तो आपको भी होगा। अब इसका इलाज नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम है, इसका इलाज भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, लीवर, किडनी, अंडाशय। लीवर को यकृत भी कहते हैं, यही सही हो जाएगा। अब प्रश्न आता है सबसे बड़ी है तो कितना किलो का होता है? तो लीवर जो होता है 1.2 से 1.8 kg का होता है। आपके क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहता है 1.4 kg, ऑप्शन में दिया रहता है लीवर कितना है। तो औसत 1 कितना हो गया? 4 दिया रहता है, तो 2 से 18 तक चला जाता है, यानी 1.25 से लेके 1.25 के बीच में चला जाता है। भारी होता है लीवर। जो जितने ज्यादा तगड़ा होगा उसका लीवर हो एकदम। मान लीजिए हम लोग इतना आइटम खाते हैं, एकदम ठूस लेते हैं, यह चाम के थैली जितने ठूसबा फैली, जब ये फैलेगा तो उसको पचाए कौन? लीवर। तो लीवर बड़ा नहीं होगा तो इतना सिस्टम को कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता है। चलिए किडनी तो हो गया, अंडाशय भी, अग्नाशय भी पाचन में सहायक होता है, किडनी उत्सर्जन में सहायक होता है। ये अंडाशय जो होता है ये औरत में अंड बनता है और इसी अंडाशय पे जब शुक्राणु जाके क्रिया करता है तो क्या होता है? निषेचन। और उसी निषेचन से क्या होता है? फूल फूटाने लगता है, कोहड़ी बतिया धलेला जाना के बच्चा कह देला। और उसके 9 महीने के बाद से
काए 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 ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि से, बी नेफ्रॉन से, सी गर्भाशय से, डी वृषण से। देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, यह नर हार्मोन है, नर हार्मोन है, स्रावित होता है वृषण से। वृषण में निकलता है शुक्राणु, शुक्राणु जिसको स्पर्म भी कहते हैं, और इसी से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन इसी में रहता है। टेस्टोस्टेरोन हल्का महकता है, कुत्ता देखते हो जब सुसु करता है ना तो महकता है। जंगल वंगल में कुत्ता जब अकेले रास्ता कहीं जाता है ना तो थोड़ा थोड़ा मारते जाता है, इतना इतना सुसु करते जाता है, और फिर उसे लौटता है तो सूंघ सूंघ के उसका टेस्टोस्टेरोन महकता है, सूंघता है। अगर सूंघने के बाद से महक गया तो समझ जाता है लाइन क्लियर, ये रास्ता हो। इसीलिए हर देखिएगा 20 मीटर 10 मीटर पर थोड़ा सा मार देता है। हाई थायराइड ग्रंथि तभी समझा है, इसमें से थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, गला में होला। नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र है, शरीर के अंदर होता है। गर्भाशय जो होता है यहाँ में बाबू रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव मादा में अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? योनि में, फेलोपियन नलिका में, गर्भाशय में, वृषण में। तो देखिए यह तो नहीं होगा, मादा में यह नर के भाग हई है, पादना नर के भाग, तो ये मादा में तो हो ना, ई हो के बिना करी। अब 3 को आंसर कीजिए। आ तीनों योनि जो है ई मूत्र द्वार है, गर्भाशय बाबू रहेला, आप फेलोपियन नलिका। तो यहाँ पे अंडाणु निषेचन का होता है तो इसी में होता है, नलिका में होता है। एजेंट से निषेचन होकर कहाँ चला जाता है जानते? देखो इस रास्ते जाता है, यहाँ निषेचित होता है, और यहाँ पर 9 महीने रुकता है, फिर इसके द्वारा क्या होता है? निकल जाता है। और निकलने के बाद से अब लगता है कहे कहाँ आई नहीं, कहाँ आई नहीं, कहाँ आई नहीं। लोग कहला अपना पापा खींच लो, पापा खींच लो, पापा खींच लो। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 5 सितंबर, 14 नवंबर। देखिए हाई तो शिक्षक दिवस, हाई बाल दिवस, हाई 5 जून सही बा, हाई बिहार दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, बिहार दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, बाल दिवस। पर्यावरण दिवस, बिहार दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। निम्नलिखित में से सूक्ष्म उपभोक्ता कौन है? सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा, और उपभोक्ता मतलब होता है खाए वाला, ग्रहण करे वाला। तो बाघ बाबू ये उपभोक्ता हो, लेकिन छोट होला हो, सजुरा रहला है बड़ा, हमनी के मार देगा एकदम, कहेगा। बाघ देखता है आदमी आदमी को कहता है बाप हो बाप, एकरा में से खून निकली, बड़ा मजेदार खाए वाला बा। आ करता क्या है? टेटुआ दबाता है, यहाँ फिर थायराइड ग्रंथि को खा जाता है ससुरा। दूसरा है जीवाणु, ये छोटा होता है, इससे मिलता जुलता है। तीसरा है हरे पेड़ पौधे, ये उपभोक्ता है, ये नहीं है, ये नहीं होगा। है तो बाप रे बाप, ये है सर्वाहारी, सर्वाहारी। इनको क्या नहीं चाहिए? आंसर हो जाएगा जीवाणु। इसको कहते हैं उच्च उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता। हाई इसको कहते हैं उत्पादक। देखिए हरे पेड़ पौधे किसी को खाते नहीं है, यह नया चीज को बनाते हैं, इसको सब लोग ग्रहण करते हैं। अब मानव जो होता है, जो साग खाता है उसे हम शाकाहारी कहते हैं, और जो मांस खाता है उसे हम मांसाहारी कहते हैं, और जो साग खाता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। आप प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है उसको हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। जैसे घास, पेड़ पौधे को, घास को कौन खाती है? बकरी। आप बकरी के हमनी के सरिया लेते हैं अच्छे से। जहां देखिए कोई पार्टी में कथी बनाए? खांसी, तैयार हो जा रहा है पार्टी। तो हमारा हो गया 24। क्वेश्चन नंबर 25 में है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया का लेखक कौन है? डार्विन, रॉबर्ट हुक और ग्रेगर जॉन मेंडल, न्यूलैंड्स। तो रॉबर्ट हुक किसका खोज किए थे? कोशिका के।
रॉबर्ट हुक। नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। डार्विन प्राकृतिकवाद का सिद्धांत दिए थे, उनके जनक हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक है, आप लोग को पढ़ाया गया है। जो किसका पौधा लिए थे? मटर का। और न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत दिए थे। सारे का पता नहीं सर। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा सेट नंबर 2 का। कैसा लगा? वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोग को मिलेगा सेट नंबर 3। थैंक यू वेरी मच।